होता है, क्यू निकालने का फॉर्मूला होता है नहीं। करंट की यूनिट एम्पियर होती है और करंट कन्वेंशनली पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करता है। क्या मूव करता है? पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी का टर्मिनल होता है। बैटरी का टर्मिनल होता है ना, बैटरी, ये बैटरी है, बैटरी के टर्मिनल से पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसमें आगे जाओगे। लास्ट क्लास में लगभग आपने 10th पढ़ी थी और थोड़ी बहुत 11 और 12। तो आज थोड़ा आगे जाएंगे, लेकिन पहले एक दो बच्चे फिर आज एब्सेंट थे, कुछ लोग अब आए। करंट की सबसे खूबसूरत बात है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन उसके पास डायरेक्शन है। उसके पास क्या है? आप एरो से दिखाते हो उसको। और बहुत यूनिक सी क्वांटिटी, इट हैज डायरेक्शन बट स्टिल इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करता। किसको फॉलो नहीं करता? इसका जो डिवीजन होता है ना, मतलब क्या होता है, देखो इसका डिवीजन क्या है, इसका मीनिंग समझो। कि अगर 9 एम्पियर करंट आ रहा है और दो जगह डिवाइड हुआ, तो डिवीजन इसका अलजेब्रा की तरह ही होता है। जैसे मान लो 3 इधर गया तो इधर कितना गया? 6। इसका डिवीजन अलजेब्रा की तरह हो। लेकिन वेक्टर ऐसा नहीं है। वेक्टर अगर मान लो 10 न्यूटन फोर्स ऐसे लग रही है और 20 न्यूटन ऐसे लग रही है, तो रिजल्टेंट कितनी लगेगी वो इनके बीच में एंगल पे डिपेंड करता है। मान लो 30 है, तो वेक्टर्स में क्या होता है, जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है वहां पे रिजल्टेंट जब निकलता है तो वो एंगल पे डिपेंड करेगा। अब ये 10 इस तरफ लग रही है, 20 इस तरफ लग रही है, स्केलर होती कोई तो 30 बन जाती। लेकिन वेक्टर में उनके बीच के एंगल पे डिपेंडेंसी आ जाएगी और फॉर्मूला लगेगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो वेक्टर रूल्स फॉलो ना करने का रीजन है ये, कि ये वेक्टर रूल्स को फॉलो नहीं करता। इसके पास डायरेक्शन है, लेकिन जो ब्रेकिंग है वो नॉर्मल ब्रेकिंग है। 9 इधर 3 गया, इधर 6 गया, ब्रेकअप नॉर्मल सा, स्केलर वाला ब्रेकअप, लेकिन डायरेक्शन है। इज दैट क्लियर? तो इट हैज अ डायरेक्शन बट स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज ये वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करता। इसको एल्जेब्रिक सम की तरह है, नॉर्मल जाता है। अब इसमें भी बड़ा ब्यूटीफुल टॉपिक पढ़ा था कि यार आप लोग तो यही समझते हो कि करंट कैरियर जो होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फंडा थोड़ा बहुत समझा आपने कि कंडक्टर्स को कंडक्टर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जो वैलेंस शेल पे रहते, जो न्यूक्लियस से दूर रहते, न्यूक्लियस से दूर रहते। हर हर एलिमेंट का एक न्यूक्लियस होता है और शेल्स होते हैं। तो जो कंडक्टर्स होता है उसका फ्री इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता है और वो फ्री हो सकता है, वो बाउंड नहीं रहता, वो फ्री हो सकता है। इसलिए जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हर जगह नहीं होते। यहां इन्होंने बड़ी अच्छी थियरी दी थी आपको कि भाई जब आप सेमीकंडक्टर देखते हैं, क्या देखते हैं? तो इसमें करंट कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और दैट इज वेरी डिफरेंट फॉर यू। मतलब ये बहुत अलग था आपके लिए, जो आपको असर्शन रीजन वगैरह में ना कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स में दिख सकते। क्योंकि आप सिर्फ करंट कैरियर्स को क्या समझते हो? इलेक्ट्रॉन समझते हो। वो भी जो लोग करंट को समझते भी हैं कि करंट क्यों जा रहा है, करंट, तो वो इलेक्ट्रॉन को समझते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ एक और चीज होती है होल सेमीकंडक्टर में, वो भी करंट कैरियर्स की तरह होती है। अब वो होता क्या है उसके लिए एक नाम है, चैप्टर सेमीकंडक्टर, लास्ट चैप्टर पढ़ो, सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर, बहुत पीछे। उसके बाद लिक्विड में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस भी करंट कैरियर्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। जैसे आपका बोला जाता था कि एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड, 10th क्लास, बहुत पुरानी बात है मानता हूं। लेकिन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इसलिए होता था क्योंकि एसिड एसिड हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करता था। किसको रिलीज करता था? एक्वस स्टेट। एसिड जब पानी, एक्वस क्या होता है? जब कोई चीज पानी के अंदर होती, तो एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्वस स्टेट। तो वो एसिड कैसे कंडक्ट कर जाता था कि आपने एसिड में डाला कोई चीज और बल्ब जल रहा है, क्योंकि एसिड डिसोशिएट होता है इनटू आयंस। तो ये बड़ा अलग चीज था, दैट इज केकिंग, कि यार पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आर आल्सो करंट कैरियर्स। अगेन बोल रहा हूं, एक बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं, जनरली इलेक्ट्रॉन्स आर द करंट कैरियर्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आर द करंट कैरियर्स ओनली फॉर दी कंडक्टर्स, ओनली फॉर दी। हल्का सा टॉपिक ले रहे हैं। फिर वो बोल रहा है यार इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, वही इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाते हैं। और गैस में भी आपके आयंस बनते हैं और वो आयंस करंट कैरियर्स होते हैं। गैस से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। किससे? गैस। तो ये पैरा बड़ा काम का है, प्लीज इसे लाइट मत लेना। मैंने पूछना भी है अगली क्लास में कि सेमीकंडक्टर में करंट कैरियर्स बताओ, गैस में बताओ, लिक्विड्स में बताओ।
क्योंकि ऑब्जेक्ट असर्शन रीजन में आ सकता है, ट्रू फॉल्स ऐसे करके कुछ भी आ जाएगा, असर्शन रीजन में बहुत तगड़ा बेवकूफ बनाया जाएगा। और ये पैरा एनसीईआरटी के अंदर ही है जो कॉपी मारा है हमने, ये वाला पैरा एनसीईआरटी के अंदर 4-5 लाइन है, उसी को कॉपी मार के यहाँ पे लिख दिया। पहली बात बता। उसके बाद टाइप्स ऑफ करंट, चैप्टर का नाम करंट है, तो करंट मेजरली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है, और करंट कैरियर्स और भी हो सकते हैं। तो फिर वो कहता है करंट के कितने टाइप्स है? कहता है यार सबसे पहले आप जो करंट जानते हो वो है डायरेक्ट करंट। क्या जानते हो? तो डायरेक्ट करंट वो करंट होता है जो टाइम के हिसाब से बदलता है, स्टेडी का। उसके बाद वेरिंग डायरेक्ट करंट, वेरिंग डायरेक्ट करंट मतलब जो वेरी करेगा, है तो डायरेक्ट लेकिन ये इस क्वाड्रेंट पे ही रहेगा, लेकिन ये वेरी कर रहा है, ठीक है, इसकी वैल्यू बदल रही है विद टाइम, लेकिन ये क्वाड्रेंट नहीं बदलेगा, ये यही रहेगा। अब इससे क्या समझ में आया? ये तब समझ आता है जब एसी समझ में आता है। क्या समझ आता है? हमारे घर में कौन सा करंट सप्लाई हो रहा है? एसी। टाइम के साथ चेंज हो रहा है इसको, इफ इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम। हाँ, स्टेडी वाला नहीं बदलेगा। अच्छा, नहीं बदलेगा, ठीक। ये वाला टाइम के साथ वेरिंग डायरेक्ट करंट टाइम के साथ बदलेगा, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ बदलेगा, लेकिन ये पोलैरिटी भी चेंज करेगा। क्या करेगा? एसी करंट की बहुत यूनिकनेस, एसी करंट आपका ऐसे ही दिखता है। पहली बात, पोलैरिटी चेंज करने का मतलब है कभी ये पॉजिटिव होता है और कभी ये नेगेटिव होता है। तो एसी करंट इज अ करंट जिसकी वैल्यू टाइम के हिसाब से बदलेगी, और जिसकी पोलैरिटी कभी पॉजिटिव होगी और कभी क्या होगी? नेगेटिव, चेंज होती जाए, तो ऑल्टरनेटिंग करंट। लेकिन ये करंट आप देखो, ये भी बड़ा अलग है। ये करंट कहला तो डायरेक्ट ही रहा है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड टाइम के हिसाब से क्या हो रहा है? चेंज। इसे एसी नहीं बोल सकते क्योंकि ये पोलैरिटी नहीं बदल रहा, ये हमेशा पॉजिटिव है, ये नीचे की तरफ नहीं आ रहा। लेकिन एसी करंट आपका क्या आ रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ। और एसी करंट क्या होता है? चैप्टर ही है हमारा नाम ऑल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर नंबर 7। पूरा चैप्टर ही एसी पे पढ़ोगे। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट डायरेक्ट करंट। क्या है? जो बैटरी होती है हमारी, जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, वो डायरेक्ट करंट सप्लाई करता है। तो दिस चैप्टर इज नॉट अबाउट दिस एसी के अबाउट भी नहीं है। दिस चैप्टर इज नॉट अबाउट वेरिंग डायरेक्ट करंट, इसके अबाउट भी ये चैप्टर नहीं। चैप्टर जो है वो इसके अबाउट है, लेकिन टाइप्स ऑफ करंट थोड़ा बहुत इंट्रो पे हमने डाल दिया, ये थोड़ा बच्चों को पता लग जाए, हल्का फुल्का आइडिया लग जाए। आपको एसी समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, एसी में समझ आ जाए। आपको वेरिंग डायरेक्ट करंट समझ नहीं आया, वो भी समझ में आएगा, वो बाद में आएगा, वो सेमीकंडक्टर में समझ आता है, वहां पे वेरिंग डायरेक्ट करंट क्या होता है। आपको ये करंट समझ में आना चाहिए, डीसी, जो टाइम के हिसाब से नहीं बदलता। सही है? सही है और नो एवरीवन? ठीक है, ये हल्का फुल्का हमने पढ़ा, ठीक है। अब उसके बाद करंट डेंसिटी अभी मैंने छोड़ रखा है। उसके बाद हमने ओम्स लॉ पढ़ा। ओम्स लॉ इज द फर्स्ट वन जिसने करंट को पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किया है। ह्यूज कंट्रीब्यूशन, कि उन्होंने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बैटरी जितनी ज्यादा वोल्ट की है, उतना ज्यादा क्या फ्लो करेगा? करंट। वी जितना ज्यादा उतना करंट बनेगा। ये ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने बोला। और यहां से रिश्ता डेवलप करा वी आई पे। इफ देर इज नो बैटरी देर इज नो करंट, सिंपल। तो बैटरी क्या प्रोवाइड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या प्रोवाइड करता है? और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन भागने लगता है। अगर देर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस तो इलेक्ट्रॉन नहीं भागेगा। अब ये वायर है, ये वायर ऐसी ही है रखी हुई, ये करंट ये कंडक्ट नहीं कर पा रही क्योंकि देर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमारे अंदर ऐसा कुछ हो, चार्ज हो जाए हम, तो भाग जाएगा करंट, अगर हम चार्ज हो गए तो। लेकिन वी डोंट हैव एनी सोर्स, हमारे पास कोई चार्ज, वी आर नॉट चार्ज। तो बैटरी क्या करेगी? वायर के एंड में यहां पे हाई पोटेंशियल क्रिएट करेगी, यहां पे लो पोटेंशियल क्रिएट, और करंट डेवलप करेगी इधर। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में कौन दौड़ता है? इलेक्ट्रॉन। तो करंट इधर जाता है, इलेक्ट्रॉन इधर जाता है। दैट इज द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रॉन्स करंट से क्या जाता है? अपोजिट। क्या जाता है? अपोजिट जाता है। यहां से थियरी बनी, और इन्होंने यही बोला कि भाई V इज प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो एक कांस्टेंट बोला जिसको इन्होंने रेजिस्टेंस बोला। क्या बोला? रेजिस्टेंस बोला। अब V पता है बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है, और V के बारे में चैप्टर सेकंड का V जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी यही है।
उसकी यूनिट भी क्या है, वोल्ट। लेकिन वहां पे जो भी आपने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा वो स्टैटिक चार्ज की वजह से पढ़ा था। किसकी वजह से? चैप्टर 2 इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वहां पे भी वी मिलता है, वो वी यही है, वो अलग नहीं है वी, लेकिन वो स्टैटिक चार्ज। आपका चैप्टर 1 एंड 2 इज फॉर स्टैटिक चार्ज, चार्जेस आर एट रेस्ट। चैप्टर 3 ऑनवर्ड हमेशा चार्ज मूव करेगा। चैप्टर 3 ऑनवर्ड्स करंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और करंट का मतलब है चार्ज मूव कर रहा है। तो चैप्टर 3 इज योर इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर 4 इज योर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, चैप्टर 4 इज योर, वहां पे भी करंट। तो चैप्टर 3 ऑनवर्ड्स आपको करंट रिलेटेड सारे के सारे चैप्टर मिलना शुरू हो जाएगा। 1 2 में चार्जेस सिस्टम। और अभी 2 इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, 2 को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, चैप्टर 2। अभी ज्यादा आपको चैप्टर 2 पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसके फॉर्मूले भी अच्छे से याद हो नहीं रहे। यहां पे क्वांटिटी मिलती है रेजिस्टेंस, वो बोलता है यार ये तो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है। नेचर बोले तो इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, ये सारी चीजें नेचर पे आ जाए कि भाई रेजिस्टेंस किस पे नेचर, रेजिस्टेंस किसका कम होगा? कंडक्टर्स का। किसका कम होगा? नेचर मतलब डायमेंशन, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, वो बोलता है, फॉर्मूला देता है आपको, आपको पता है। टेम्परेचर आज पढ़ना, टेम्परेचर पे आज न्यूमेरिकल भी करो। ये सारा पार्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी एंड आई, क्योंकि ओम्स के हिसाब से जितना वी बढ़ रहा है, जितना आपका वी चेंज हो रहा है, उतना आपका आई चेंज हो रहा है। उतना क्या चेंज हो रहा है? आई। तो रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, रेशियो हमेशा। आप वी 2 करोगे, आई कुछ हुआ, फिर वी आपने 4 करा, आई कुछ हुआ। हमेशा वी बाई आई का रेशियो आपको क्या मिलेगा? सेम। आप ओम्स लॉ इज द एक्सपेरिमेंट जो 10th में भी कराया जाता है एंड 12th में भी कराया जाता है। ओम्स लॉ आपको कराएंगे टीचर, क्योंकि ओम्स लॉ कराते हैं, इजी भी है और थोड़ा एक रिजल्ट देता है कि मान लो वी 4 है, आई 2 है, तो आंसर क्या आया? 2। वी हो गया 6, तो आई हो जाएगा 3, आंसर क्या आएगा? 2। हमेशा आंसर 2 के आसपास ही रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से वी बढ़ेगा उस हिसाब से क्या बढ़ेगा? आई भी बढ़ जाएगा। तो रेशियो हमेशा क्या रहेगी? सेम। वो रेजिस्टेंस होता, तो वो ये कहता है कि रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता। वैसे तो वो इंडिपेंडेंट, कुछ स्पेशल सिचुएशंस आती है, वहां पे बात करेंगे बाद में कि किस तरह बदलता है, बाद में करता हूं, अभी कंफ्यूजन हो जाएगी। फिर पहली बार हम लोग स्लोप का जिक्र करने लग गए, अचानक से ग्राफ का जिक्र करने लग गए। जिसको नहीं याद है आज दोबारा देख लीजिए। स्लोप क्या है? स्लोप में आप स्लोप में आप हमेशा tan थीटा निकालते हैं, और tan थीटा होता है बी बाई बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है? वी। परपेंडिकुलर हमेशा वाई एक्सिस में होता है, बेस हमेशा एक्स एक्सिस। वी अपॉन आई क्या हो गया? वी अपॉन। तो जो स्लोप है, इसका स्लोप वो वी बाय आई। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। और tan थीटा क्या है? वी बाय आई। और वी बाय आई क्या होता है? रेजिस्टेंस। वी बाय आई क्या होता है? तो स्लोप क्या देगा? रेजिस्टेंस। दैट इज द रिले। यानी कि दुनिया में हर ग्राफ का स्लोप कुछ दे सकता है। चैप्टर 1 एंड 2 में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े, उन पे किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है ग्राफ के ऊपर, लेकिन स्लोप निकालना आना चाहिए, जो कि बड़ा आसान है। जो भी यहां लिखा है, दिस अपॉन दिस कर लो, और दिस अपॉन दिस करके फॉर्मूला खोजो कि कौन सा फॉर्मूला। तो वी अपॉन आई आपको तुरंत याद है, आपने कहा आर, तो आपके पास ग्राफ है, अब आप आंसर दे दोगे। स्लोप बी का ज्यादा है। किसका ज्यादा है? क्योंकि बी का एंगल ज्यादा है। जिसका एंगल ज्यादा होता है उसका स्लोप ज्यादा है, तो उसका स्लोप भी ज्यादा है। और जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि उसका स्लोप ज्यादा है। तो स्लोप के बारे में बिल्कुल पकड़ लेना है बात, क्योंकि स्लोप के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा धीरे धीरे आपको मिलने लग जाए। अब आपका स्टैंडर्ड, हमने चैप्टर 1 एंड 2 भी अच्छा किया है, ग्राफ पे हमने चैप्टर 1 एंड 2 नहीं किया। अब मैं वो क्वेश्चंस का एक असाइनमेंट दूंगा जिसमें सिर्फ ग्राफ क्वेश्चन हो। चैप्टर 1 एंड 2 सिर्फ एक लास्ट पोर्शन ग्राफ वाला पार्ट रह गया, जिसमें ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन दिखाए नहीं मैंने। ठीक है, पता नहीं दिए नहीं दिए, लेकिन नहीं दिए शायद। बाकी देख लेंगे एक बार दोबारा, असाइनमेंट का डाउट ले लेंगे। इसके बाद रेजिस्टेंस तो हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो रो आता है, जिसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? और रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी होता है। क्या होता है? आर इज इक्वल टू रो एल बाय। देखा तो है पहले, अभी भूल गए होंगे, लेकिन ये भी 11th हमारी 10th की जान है। 10th में दिस इज समथिंग, 10th वाला चैप्टर इज सो ब्यूटीफुल कि आपने ये सारी चीजें 10th में पढ़ी।
आप v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू जो पढ़ते थे ना हम लोग, वो भी एक कमाल की बात है यार। आप लोग अभी 10th की ना कभी नोट्स खोलना अपने, अगर पढ़े हो या बुक पढ़ी हो, तो ये वी डब्ल्यू बाई क्यू आपको तभी दे दिया था, तभी दे दिया था। और 12th में ये वापस आया, प्रॉब्लम ये हो गया गैप आ जाता है। मेरा तो कहना है 10th के बाद 11th रिलेट करनी चाहिए और 11th के बाद 12th, मतलब रिलेशन ऐसा चलना चाहिए। एक्चुअली रिलेशन ऐसा है, अभी सारे लोग एग्री करोगे 12th में अगर 9th का रिलेशन 11th से कर दिया, 10th का 12th से। मुझे भी आज से समझ नहीं आया क्यों। भाई 9th को रिलेट करो 10th से, 10th को रिलेट करो 11th से, 11th को रिलेट करो 12th से, तो भैया मामला ही तबाही हो जाएगा। लेकिन 9th खराब हुई तो 10th खराब, 10th खराब हुई तो 11th खराब, 11th तो 12th खराब। ये भी हो सकता है, बवंडर भी हो सकता है। लेकिन ये भी एक, शायद ये सोचा हो कि ऐसा खराब ही ना हो जाए, एक चांस मिले, 9th खराब हुई तो 10th अच्छी हो जाए, 11th खराब हुई तो 12th अच्छी हो जाए, शायद ये लॉजिक है। सही है ये। इस इसलिए आपकी 11th कैसी भी गई हो, आपकी 12th अच्छी जा सकती है, क्योंकि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन 11th एंड 12th। कुछ लॉजिक है। सही में पता नहीं, नहीं रिलेशन की क्यों रिलेशन है ऐसा, कि 9th का रिलेशन बिल्कुल भी 10th से नहीं और 11th का बिल्कुल भी 12th से। लेकिन आपको कमाल की बात बताता हूं कि 9th का सिलेबस बदल गया इस साल। मैथ्स की 2 बुक हो गई है, लॉग आ चुका है, जीपी आ चुका है, 9th में सेट भी आ चुका है। 2 बुक। पूरा सिलेबस आने वाले 4 साल में रिवाइज हो जाएगा। अभी 9 चेंज करिए इस साल, अगले साल 10th, उसके अगले साल 11th और 12th, शायद रिलेट कर रहे हो आप, बाल बाल बचे हो। नहीं, लॉग का काम बहुत जरूरी है, लेकिन आपको बताया नहीं जाता कैसे होगा, हम बताते ही नहीं है। क्योंकि लॉग पढ़ने के लिए भी आपको 20 दिन, 3 हफ्ते चाहिए पूरा लॉग कंप्लीट। अगर आप बोलो सर आप पढ़ा दो, तो 3 हफ्ते में लॉग खत्म होगा। अब 3 हफ्ते लॉग कौन पढ़ाएगा, उसमें तो एक चैप्टर खत्म होगा। सब कुछ, लॉग टेबल, एवरीथिंग, मैं सब कुछ शुरू से आखिर तक की बात कर रहा हूं। तो इसलिए वो लॉग बहुत जरूरी है, इसलिए शायद ला रहे हैं। जो भी नया सोच है, उस नई सोच के मैं फेवर में इसलिए हूं, क्योंकि वो 10th के बहुत सारे चैप्टर 9th में डाल दिए, 11th का जीपी डाल दिया, सेट डाल दिया 11th का 9th में, रोस्टर फॉर्म सब डाल दिया। ऐसा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी चैलेंज भी तो है, वो लोग 2 बुक पढ़ेंगे, आप सोचो। 7 7, 15 16, 15 तो है। लेकिन डिवीजन है बहुत। बुक को थोड़ा सा प्रो बनाने की कोशिश तो करिए। आपकी वाली 9 से ये वाली 9 के बुक प्रो तो बनाने की कोशिश पूरी। आ जाइए, आ जाइए सारे, आ जाइए। आपका तो हो गया, चलो। दोबारा नोट्स बना रहा हूं मैं तो 9 के सारे। कोई दिक्कत नहीं। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय आर इज इक्वल टू रो एल बाय। रो इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। मटेरियल की क्या होती है? जैसे हर बॉडी की या लिक्विड की या सॉलिड की डेंसिटी होती, ऐसी वायर्स की रेजिस्टिविटी मटेरियल, ये प्रॉपर्टी कहलाती है। ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती, नेचर पे बोल सकते हो और टेम्परेचर पे, नेचर एंड ये डायमेंशंस पे भी डिपेंड नहीं करता। पानी आप इतना लो या इतना लो, उसकी डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ऐसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी, वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसकी पहचान है। वायर इतनी लो रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी, लेकिन रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है 2 चीज में, नेचर पे एंड टेम्परेचर। ये बहुत जरूरी बात है, शायद बोली नहीं बोली आखिरी क्लास में। तो रो, तो ये स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस है, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा, रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस नोन एज कंडक्टेंस जी। अब हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं, और इसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन, तो इससे पहले तक हमने पढ़ लिया, तक नोट्स खोल लीजिए भैया। यहां तक हम कंप्लीट करके बैठे, नहीं आप लोग खोल लीजिए। तो आज का टॉपिक शुरू करें फाइनली।
2 मिनट रुक जा, एक टॉपिक पढ़ा के क्वेश्चन दूंगा फिर। चलिए, टेस्ट वापस लेने का एक ही रीजन है, वी आर जस्ट क्रॉस चेकिंग कि सिग्नेचर पेरेंट्स के ही हैं या आपके। कोई रीजन नहीं। आपको पता है बोलने की, सच बोलने की आदत है, तो घुमा के बात नहीं कर रहा। और जिसके नंबर कम है उस पर शक ज्यादा होता है, तो बस क्रॉस चेक कर। और कोई रीजन नहीं। नंबर कम आ रहे ज्यादा आ रहे बात की बात है, मैंने बोल दिया नंबर तो बढ़ जाएंगे जो लोग पढ़ रहा है, जो ट्राई कर रहा है। चल, आइए। और कोई यही रीजन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस टेम्परेचर के हिसाब से कैसे बदलते, आप देखिए। मान लीजिए आपका रेजिस्टेंस जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे R0 है, और θ डिग्री सेंटीग्रेड पे वो R है। तो यहां पे मान लीजिए 0 डिग्री पे ये है और θ डिग्री पे ये। हम लोगों ने, याद है आपको, एक्सपेंशन भी पढ़े थे, थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन थर्मल में। ऐसा ही कुछ है ये फॉर्मूला भी, कि रेजिस्टेंस जो भी होगा, जो रेजिस्टेंस न्यू रेजिस्टेंस है, यहां पे R इज योर न्यू रेजिस्टेंस, R इज योर न्यू रेजिस्टेंस, एंड R0 इज योर ओरिजिनल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लीजिए। तो कह रहे हैं जो चेंज इन रेजिस्टेंस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल रेजिस्टेंस और चेंज इन टेम्परेचर के। किसके होता है प्रोपोर्शनल? ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड चेंज इन टेम्परेचर। जैसे याद आ रहा होगा, डेल्टा एल प्रोपोर्शनल होता था, या डायरेक्ट लिख देता हूं, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। ऐसे ही हमने 11th में पढ़ा था। ऐसे ही ये कह रहा है जो रेजिस्टेंस का चेंज है वो प्रोपोर्शनल होगा आर नॉट डेल्टा थीटा। अब जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो तो अल्फा आता है, यहां अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, आर नॉट इधर जाता है, आर नॉट कॉमन ले लोगे तो ये फॉर्मूला मिलेगा न्यू रेजिस्टेंस का। किसका मिलेगा? न्यू रेजिस्टेंस। तो R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा की वैल्यू आप डाल लेंगे, चेंज इन टेम्परेचर है फाइनल माइनस इनिशियल। इसको याद रखना, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये। अब सारा गेम जो होगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अल्फा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। बता रहा हूं कैसे। किसी कुछ लिखना लिख सकता है, आगे बढ़ूंगा हम। आर इज योर न्यू रेजिस्टेंस। देखिए, चेंज इन रेजिस्टेंस, जब आप टेम्परेचर चेंज करते हो, आपकी वायर गर्म होती है, तो कहता है रेजिस्टेंस पे चेंज आएगा। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, जनरली बढ़ता है, या कम भी हो सकता है। तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, R0 इज योर ओरिजिनल रेजिस्टेंस बोल सकते हो, इसको आप ओरिजिनल रेजिस्टेंस बोल सकते हो। R0 इज योर ओरिजिनल रेजिस्टेंस, R इज योर न्यू रेजिस्टेंस। तो R माइनस R0 इज प्रोपोर्शनल टू R0 डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा इज योर चेंज इन टेम्परेचर। तो कह रहा है टेम्परेचर चेंज होगा तो उससे जो रेजिस्टेंस पे चेंज आएगा वो चेंज इन, एक्चुअली न्यू रेजिस्टेंस काउंट करना है कि टेम्परेचर चेंज होने से न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। वो कह रहा है वो चेंज इन रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल रेजिस्टेंस और चेंज इन टेम्परेचर। ऐसा ही रिलेशन 11th पे पढ़ा था। और जब वो आर नॉट को उधर ले जाते हो आप, आर नॉट इज ओरिजिनल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री, अभी तो 0 डिग्री भी बोल सकते हो। तो आर नॉट कॉमन लोगे तो इसमें आर होगा न्यू रेजिस्टेंस, आर नॉट आप ओल्ड रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो या ओरिजिनल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। अल्फा इज योर कांस्टेंट, जिसको बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, एंड डेल्टा थीटा इज योर चेंज इन टेम्परेचर। ये आपको लिख लेना है कि आप न्यू रेजिस्टेंस निकालोगे, क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर में डिपेंड करके किस किस चीज में उसका फॉर्मूला डिपेंड करता है, उस पर बात चल। ठीक है जी। तो डेल्टा थीटा को ध्यान रखिए, चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। और अल्फा की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो अल्फा यहां से हो जाएगा आर माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट डेल्टा थीटा। अल्फा, अगली क्लास में जिसके हाथ में नोट्स नहीं होंगे नीचे बैठ जाना अपने आप ही।
मत लाओ नोट्स, नीचे बैठ के पढ़ना। लेकिन अल्फा आपका हो जाएगा आर माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट डेल्टा थीटा। तो अल्फा की वैल्यू आर माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट डेल्टा थीटा। ये तो ये रेजिस्टेंस के बारे में आपको पता लगा। तो अल्फा यहां पे टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस है, यानी कि टेम्परेचर चेंज क्या हो रहा है और रेजिस्टेंस निकालना है तो इस फॉर्मूले को यूज कर लेना। ठीक है जी, आगे बढ़े। वेयर अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस। अगर अल्फा डिफाइन करना है किसी को, तो इस बात को कोई भी बच्चा इंग्लिश में डिफाइन कर देगा। अल्फा इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टेंस, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस पर ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, या पर डिग्री या पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो इसको इंग्लिश में बोल दीजिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर किसी को डिफाइन करना हो तो डिफाइन करें, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब एसआई यूनिट ऑफ अल्फा इज पर केल्विन। अब वो कह रहा है कि यार ये देख लो, अगर आपका रेजिस्टेंस, आप देखिए ऊपर यहां पे, इसकी यूनिट क्या है ओम, इसकी यूनिट भी क्या है ओम। डेल्टा थीटा अगर चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में, अल्फा पर डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, पर केल्विन भी हो सकता है। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस होगा, इसकी यूनिट होगी मान लीजिए केल्विन। ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा पर केल्विन, ऊपर चले जाएगा। तो अल्फा की यूनिट पर केल्विन भी आप बोल सकते, ऐसा यूनिट ऑफ है। ठीक है, तो अल्फा कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टेंस, ऐसा यूनिट ऑफ अल्फा इज पर केल्विन। इसके बाद आई, इसके बाद अल्फा की वैल्यू आप देखेंगे कि अल्फा जो है, यहां पे इन्होंने जो डिफाइन किया हुआ है अल्फा को, अल्फा के बारे में बताया कंडक्टर्स के लिए अल्फा पॉजिटिव है। क्या अल्फा पॉजिटिव, तो अल्फा निकाल के दिया, एक टेबल बनाइए, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव। उससे फर्क क्या बढ़ रहा है, जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर, अब ये देखिए ये क्वांटिटी 1 से प्लस हो गई और अल्फा पॉजिटिव है, डेल्टा थीटा भी बढ़ के ही बढ़ेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा, डेल्टा थीटा भी पॉजिटिव ही होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने में रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने में रेजिस्टेंस बढ़ेगा कंडक्टर्स के अंदर। यानी कि जितने भी कंडक्टर्स है जब वो गर्म हो जाते हैं, जब वो बहुत हीटिंग इफेक्ट होगा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। आप ये बोलोगे क्या सब में ऐसा नहीं होता, सब में ऐसा नहीं होता। एलिमेंट सिर्फ कंडक्टर्स नहीं, हमारी लाइफ में मैटर्स नहीं है, एलिमेंट में अलॉयज भी आते हैं, इंसुलेटर्स भी आते हैं और सेमीकंडक्टर्स भी आते हैं। क्या और क्या आते हैं, सेमीकंडक्टर्स भी आते हैं। तो हर जगह ऐसा नहीं हो रहा, हर जगह टेम्परेचर, कंडक्टर में, कंडक्टर वाली बात को इसने पहले भी बताया था, अगर ध्यान दो आप लास्ट क्लास में, कि यार टेम्परेचर जब बढ़ाते हो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है और इलेक्ट्रॉन के कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं, तो यार रेजिस्टेंस बढ़ जाता है क्योंकि कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। ये तो उसने पहले ही बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने में कंडक्टर्स के केस में रेजिस्टेंस बढ़ता है। अभी उसी बात को कह रहा है, सब कुछ छोड़ो, मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं, ये रहा, कंडक्टर्स का अल्फा पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाए, सीधी बात। लेकिन सेमीकंडक्टर्स के अंदर अल्फा आपका नेगेटिव होता है। अल्फा क्या होता है, तो वहां उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाने में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है कम, वो अल्फा नेगेटिव होता है। तो ये जो आर होता है ये आर नॉट से कम हो जाता है, लेकिन वहां पे आर जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा वो आर नॉट से बढ़ जाएगा क्योंकि अल्फा पॉजिटिव। अगर किसी को थोड़ी भी मैथ्स आती हो, जब अल्फा पॉजिटिव है तो ये वैल्यू 1 प्लस समथिंग हो जाएगी, तो इसको आर को आर नॉट से बड़ा होना पड़ेगा क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू हो गई, 1 से क्या हो गई 1 प्लस। लेकिन जब अल्फा नेगेटिव है तो ये वैल्यू 1 माइनस लेस देन 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो आर की वैल्यू आर नॉट से क्या हो जाएगी छोटी। तो सेमीकंडक्टर्स
और इंसुलेटर्स ये कुछ कैटेगरीज ये देगा, उसके अंदर अल्फा नेगेटिव होता है और टेम्परेचर बढ़ाने में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम। और आप रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर में, उस पर चर्चा कर रहे हैं आज। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर में, ये 10th की बुक में भी लिखा है। देखिए रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर में, कैसे डिपेंड करता है ये 12th में बताया जा रहा, वहां नहीं बताया जा रहा था। वहां सिर्फ इतना बोला था रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, आज भी लिखा। तीसरा केस आपका एलॉय बनता है। एलॉय के केस में आप देखेंगे कि अल्फा इज नेग्लिजिबली वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबली बहुत छोटा होता है, तो नेग्लिजिबली स्मॉल। अब उससे क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से या घटाने से, क्योंकि अल्फा बहुत छोटा होता है तो फर्क ही नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस लगभग किसके बराबर होता है, आर नॉट, बदलता ही नहीं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है या डिवाइसेस है उसे अलॉय से बनाने की कोशिश की जाती है, किससे, कि उसका रेजिस्टेंस ना बदले। क्योंकि अगर सिस्टम का रेजिस्टेंस बदल रहा है क्योंकि वायर गर्म होगी, तो उससे दिक्कतें आ सकती है ओवरऑल सिस्टम के करंट पे, ओवरऑल सिस्टम के सर्किट पे इफेक्ट कर सकती है। इस वजह से एलॉय वायर का यूज होगा। एलॉय क्या होता है, एलॉय वायर, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल या मेटल और नॉन मेटल मिक्सचर है। एलॉय 9th क्लास की बुक में लिखा है इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। मिक्सचर होता है दो मेटल्स का, मेटल या नॉन मेटल। तो एलॉय के केस में टेम्परेचर बढ़ाने में रेजिस्टेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। सीधी सीधी बात है इस चैप्टर की। पता है ब्यूटीफुल बात क्या है, सारी बातें लगभग सीधी है। चैप्टर 1-2 में यू हैव अ चैलेंज कि आपको पूरी थ्योरी को पकड़ना पड़ेगा। चैप्टर 3 इज डायरेक्ट, सीधा बोल रहा है ना वो। अब आप सीधी बात नहीं समझ पा रहे, मुझे लगता किसी को नहीं समझ में आ रही होगी सच में। वो सीधा बोल रहा है यार अल्फा पॉजिटिव है मेटल के लिए, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यार अल्फा नेगेटिव है सेमीकंडक्टर के लिए, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घटेगा। यार अलॉय के लिए अल्फा लगभग बहुत छोटू है, तो यार टेम्परेचर बढ़ाने में या घटाने में रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आता। दैट्स हाउ रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। वो कह रहा है मैं पूरा का पूरा खोल दिया आपके लिए चैप्टर कि ये रेजिस्टेंस किस तरह टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। होपफुली लिख लिया हो सबने, कुछ लिखना है तो बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसी बात को ये लिखिए, अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटालिक कंडक्टर, दैट इज रेजिस्टेंस इंक्रीज विद राइज टेम्परेचर। अल्फा इज नेगेटिव फॉर इंसुलेटर सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर को भी ले तो रेजिस्टेंस डिक्रीज विद राइज ऑफ टेम्परेचर, वहां पे उल्टा होता। अल्फा इज वेरी स्मॉल फॉर एलॉय, तो वहां पे रेजिस्टेंस चेंज ही नहीं होता विद द चेंजेस। इट इज फॉर दिस रीजन मैग्नीन एंड कांस्टेंटाइन वायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स। रेजिस्टेंस कॉइल्स बनाई जाती है कुछ, किसी भी चीज की मेजरमेंट के लिए आपको कॉइल्स की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे रेजिस्टेंस कॉइल जो बनाई जाती है वो मैग्नीन और कांस्टेंटाइन वायर से बनाई जाती है, इसलिए क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ना बदले। क्योंकि रेजिस्टेंस ओवरऑल अगर चेंज होता है किसी सर्किट का, तो उससे सिस्टम की रीडिंग्स पे इफेक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि सिस्टम का करंट बदलता जाएगा। इसलिए जहां पे भी आपको रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है, वहां पे आप कौन सी वायर का यूज करेंगे, एलॉय। जहां पे रेजिस्टेंस को बदलना नहीं देना चाहते हो, तो वहां पे कौन सी वायर यूज करेंगे, एलॉय। तो इट इज फॉर दिस रीजन मैग्नीन एंड कांस्टेंटाइन आर यूज्ड इन मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल। देख लीजिए। नेक्स्ट इज आर हाउ रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। डिट्टो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी मैं उस पर ज्यादा समय नहीं ले रहा। रेजिस्टिविटी तो प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल है, वो सिर्फ और सिर्फ नेचर पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और डिट्टो फॉर्मूला रो का वही चलता है, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 + α/Δθ। डिट्टो फॉर्मूला वही, वो आर इज इक्वल टू आर नॉट है, ये रो इज इक्वल टू रो नॉट। अल्फा बार इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, सेम ही चल रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूले में कुछ नहीं है, सेम वही बोल रहा है कि मेटल्स के लिए अल्फा बार क्या है, पॉजिटिव। तो टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी व्हेन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ मेटेलिक द रेजिस्टिविटी इंक्रीज लीनियरली, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है। इसका ना एग्जैक्ट ग्राफ आप लोग, ये किसका दिया हुआ, कॉपर, हाँ देवल
एट लो एंड द कंडक्टर लाइक कॉपर एल्यूमिनियम एक्सेट्रा नॉन लीनियर डिपेंडेंस। तो ये इसके लिए लिखा है, इसको मैं एनसीईआरटी से भी दिखा दूंगा। एनसीईआरटी ने कॉपर के लिए बनाया, किसके लिए बनाया? कॉपर के लिए। तो कॉपर के लिए उसने एग्जैक्टली ओरिजिन से बनाया था, ओ से। ठीक है, कॉपर के लिए डायरेक्ट सीधा बनाया, हमने थोड़ा ऊपर से बना रखा। ठीक, इसको एनसीईआरटी से भी अभी खोल के देख लेंगे, थोड़ा सा नोट्स पे थोड़ी देर बाद कुछ चीजों का चेंज करना। नेक्स्ट आता है आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स में फेमस सेमीकंडक्टर के जो नाम है, भूलना नहीं है आज के बाद, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। क्या है? दैट आर कॉल्ड प्योर सेमीकंडक्टर्स। ये प्योर होते हैं, ये ग्रुप 14 के एलिमेंट्स होते हैं। किसके होते हैं? ग्रुप 14। आपने ग्रुप्स पढ़ लिए, ग्रुप 1 2 3। ठीक है, हाँ, ये ग्रुप 14 के एलिमेंट्स होते हैं, जर्मेनियम सिलिकॉन। इस पे ग्रुप 14 में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा होता है? यस सर बोला है। ऑक्सीजन। कार्बन का, अच्छा, कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन। अगला, हाँ हाँ भाई, उससे अगला तो बता दे। तो उसके अगला बता। मैंने जो कहा वो तो कह दिया, मैंने ये भी तो कहा, वो तो नहीं सुना तूने। मुझे पकड़ रहा है, मुझे नहीं पकड़ पाएगा कभी। नहीं, कार्बन होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन होता है। एसएन क्या होता है? टिन। और फिर लेड होता है। ऐसे याद किया था मैंने, कहे सीता जी सुन प्रभु। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेडो। ठीक है, ऐसे टेबल पूरी याद कर ली थी ऐसी, कभी भी कुछ भी ऐसे टप टप आंसर उस टाइम आ जाते थे। अभी तो इतना अच्छा नहीं हूं मैं, लेकिन उस टाइम रॉकेट। जब आपकी तरह छोटा था तो बहुत अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ते। इतने ही थे जितने इसमें थे, 98 थे शायद, 98 97, इतने ही थे सब में, इतने तीनों में ही अच्छे थे। आए नहीं अच्छा, फॉर सेमीकंडक्टर आई, इसलिए थोड़ी, देखो होता है कि आपके तीनों सब्जेक्ट जब सम अप पे ठीक ठाक होते हैं तो आप हर सब्जेक्ट को हर जगह यूटिलाइज कर जाते हैं। मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ और जब केमिस्ट्री का कंसर्न आता है, आप लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, कुछ लोग 10 से पढ़ रहे हैं, कुछ 9, तो मेरी केमिस्ट्री थोड़ी ठीक है, तो मैं कहीं पे केमिस्ट्री में फंसूंगा नहीं, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। आप में से कुछ लोग जो 9 से मुझसे पढ़ रहे, 10th पढ़ रहे, 11th, केमिस्ट्री, फिजिक्स उसकी बहुत ही ब्यूटीफुल है जिसकी केमिस्ट्री मैथ दोनों अच्छी, क्योंकि फिजिक्स में कभी कभी केमिस्ट्री आती है, मैथ्स तो हमेशा आती है। तो आप इन बातों को समझोगे, अभी 12th खत्म कर रहे हो, लेकिन आप देखना फिजिक्स में कभी जैसे एलिमेंट्स की बातें शुरू हो जाएगी, कभी कभी कुछ, तो फिजिक्स सब कुछ लेके चल रहा है। तो ऑटोमेटिकली यू विल बी वेरी गुड, कि अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो फिजिक्स तो अच्छी होनी है। इफ यू हैव अ कैलकुलेटिव मैथ्स आपकी अच्छी है, आपको आप आंसर निकालना पसंद करते हो, तो फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल में आंसर निकालने पड़े, और बीच बीच में ये क्या आ ही जाती है। तो मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं, मेरी दोनों चीजें ठीक थी जब भी मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी है। अगर मेरा एक भी पॉइंट वीक होगा तो मेरी फिजिक्स में इफेक्ट पड़ जाए। तो आपकी थोड़ी ये आप समझोगे बाद में, कुछ लोग अभी तो शायद कम ही आइए। फिजिक्स अच्छी होने के लिए मैथ्स और कैम थोड़ी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। फॉर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा बार नेगेटिव है। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर द एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर। जीरो केल्विन में सेमीकंडक्टर बिहेव एज इंसुलेटर, बट एट रूम टेम्परेचर दे बिहेव एज अ कंडक्टर। सेमीकंडक्टर की एक बहुत ब्यूटीफुल बात होती है कि वो जीरो केल्विन में वो इंसुलेटर बिहेव करता है, लेकिन रूम टेम्परेचर में वो क्या बिहेव करता है? कंडक्टर। और ये अभी आपको नहीं समझ आ रहा, चलेगा, सेमीकंडक्टर नाम का चैप्टर है पूरा, क्यों करता है ऐसा, इसका रीजन सेमीकंडक्टर में मिलेगा। अभी हमारा कंसर्न ये नहीं है, ये इन्होंने लिख दिया। अल्फा बार सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है? नेगेटिव। टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी इसकी भी क्या होगी? कम। जैसे जैसे रेजिस्टेंस का बिहेवियर है वैसे रेजिस्टिविटी का बिहेवियर, बिहेवियर नहीं बदलेगा। अब ग्राफ देखो, इसका ग्राफ टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, रेजिस्टिविटी क्या हो रही है? कम। जनरल ग्राफ ऐसा है, लेकिन एनसीईआरटी का जो ग्राफ है थोड़ा सा अलग है, थोड़ी थोड़ा बात करेंगे इस बात में। जनरल ग्राफ जो सेमीकंडक्टर्स का है वो ऐसा है, ठीक है। एलॉयज पे आ जाइए। एलॉयज में नाइक्रोम इज वेरी फेमस। नाइक्रोम जो है एलॉय ऑफ
किन चीजों से मिलकर बना, देखो लिखा है निकल कॉपर एंड क्रोमियम, निकल कॉपर एंड क्रोमियम। और आप नाइक्रोम को जानते हो, देखो नाइक्रोम को आप जानते हो कि नाइक्रोम एलॉय है, और एलॉय है तो इस पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, इसका टेम्परेचर चेंज करोगे रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, कांस्टेंट क्या रहेगी। अब यहां देखो इसका ग्राफ ना बड़े ध्यान से देखना, इसमें ऐसा लगेगा कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। डाटा देखो, आपने टेम्परेचर 0 से 50 बढ़ाया, इस ग्राफ को देखना, लेकिन रेजिस्टिविटी ना के बराबर बढ़ रही है। ये 0 से 0.2 तो 100 डिग्री बढ़ाने पे हो रही है लगभग। अब ये ग्राफ देखने में लगता है कि नाइक्रोम का है, नाइक्रोम इज एन अलॉय। जनरल ग्राफ अगर बनाना है, कोई कहता है जनरल बना दो, तो रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ऐसे बनना चाहिए। लेकिन इसने स्पेसिफिकली किसके लिए बनाया, नाइक्रोम के लिए, और थोड़ा कंफ्यूजन भी कर दिया बच्चों के लिए। क्यों, क्योंकि देखने में लग रहा है टेम्परेचर बढ़ाने में रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है, लेकिन कोई डाटा में ध्यान दे, टेम्परेचर 100 बढ़ा है, रेजिस्टिविटी कितनी बढ़ी, 0.2, तो ये ना के बराबर रेजिस्टिविटी बढ़ रही, इट मीन रेजिस्टिविटी लगभग क्या है, कांस्टेंट। लेकिन फिर कह रहा हूं देखने में ऐसा लगेगा टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, रेजिस्टिविटी भी क्या है, बढ़ रही है। जो भी डाटा नहीं देखेगा वो तो यही कहेगा। तो ये ग्राफ बेस्ड ऑन डाटा, बगल में जरूर लिखना कि डाटा के अकॉर्डिंगली ये ग्राफ को देखना है जब भी पढ़ना है। यहां पे भी रेजिस्टिविटी ना के बराबर बढ़ रही है, लगभग रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये प्लीज इसके बगल में लिख ले। और जनरल बनाना ऐसे बना लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लगभग यही है, ना के बराबर, और डाटा से ना के बराबर ही फील होता है, प्लीज लिख लेंगे। ना नोट्स है, ना नंबर आ रहे, सब खैरियत है, दिल तो नहीं लगा लिया कहीं है, हार्ट बीट तो नहीं हो रहा ज्यादा, नींद आ रही है, बुखार तो नहीं है, नाक पे तो मतलब नोट्स नहीं लाओगे है, हैं क्या कह रहे हो, वो तो लाना ही पड़ेगा, नहीं तो पंखे में लटका दूंगा। तब सही चल रहा है बात। लिख लिया, चल। चलो यार न्यूमेरिकल करो, बहुत देर हो। किट कैट क्वेश्चन, फॉर्मूला आपके पास है, आंसर निकालना। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज योर क्वेश्चन। टोटल 5 मिनट है, अगर रैंडम आंसर भी, अप्रोक्सीमेट आंसर भी दोगे तो चॉकलेट। फॉर्मूले आपके पास है, आप फॉर्मूले नोट्स खोल के क्वेश्चन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, अरे तू देख तो सही यार। नाइक्रोम वायर का यूज हो रहा है, नाइक्रोम इज एन अलॉय, इसका अल्फा बहुत छोटा होगा, अल्फा की वैल्यू वेरी, टेम्परेचर को कैल्विन में नहीं भी लोगे चल जाएगा वैसे अभी तो, लेकिन कैल्विन कर दो सेफर साइड, कभी कुछ गड़बड़ ना हो। कैल्विन में करने के लिए टेम्परेचर को 273 से ऐड कर देगा जी। गिवन लिख लीजिए पहले तो यार। T1 टेम्परेचर में रेजिस्टेंस कितना है, R1 75.3,
और 230 वोल्ट जब सप्लाई लगाई तो करंट सेटल हुआ है 2.63 8 एम्पियर। वहां से आपको निकालना पड़ेगा R2। स्टेडी टेम्परेचर निकालना है, T1 निकालना है, T2 पता करना है। T2 इज द फाइंडिंग वैल्यू। T2 फाइंड कर दो। चलो, है सॉल्यूशन तो कुछ दिक्कत नहीं है, इस पर सॉल्यूशन नहीं है। आंसर निकालो। जिसकी टीम का प्लेयर करेगा 5 पॉइंट है यार। आंसर निकालो यार, क्या बात। देखो, एक को R1 मान लो। R1 दिया है 75.3, 1.5 मिनट बचा है, और T1 दिया है 27 डिग्री, उसको आप कैलविन में कर लो। कॉपी पास कर दो जिसने वैल्यू भी पुट करी है। निकाल लिया तो बहुत ही बढ़िया। कॉपी पास करना पीछे। आइए, 1 मिनट तो हो गए। तीज वैल्यू भी देखते हैं किसकी सही है, वो भी तो देख सकते हैं। आई। बस यार, टाइम तो हो गया। नाम लिख देना भाई। बस। आइए। बस एनसीईआरटी बुक दो। देखिए, क्वेश्चन जिन्होंने पढ़ा है ध्यान से, उसमें क्वेश्चन में बोल क्या रहा है पहले वो देखते हैं। एक इलेक्ट्रिक टोस्टर है जो नाइक्रोम का यूज कर रहे हैं। व्हेन अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट पास इस रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर, उसको R1 मान लेते हैं हम। क्या मान लेते हैं? R1। तो R1 जो आपको दिया हुआ है वो 75.3 ओम दिया है। एट T1 वहां पे दिया हुआ है आपको 27, चलो उसे भी कैलविन में करते हैं, 273। तो 300 कैलविन आपने कर दिया। अब आपने अपने टोस्टर को सप्लाई दी। मान लीजिए आपका टोस्टर है, आपने उसको 230 वोल्ट सप्लाई दी है, लगभग एसी सप्लाई होगी, घर घर में सप्लाई, टोस्टर तो
हमारे घर में सप्लाई होता है। एसी का सिग्नल ये होता है वैसे, एसी का सिंबल, सिग्नल बोल रहा हूं आपके साथ रह रहे, सिंबल भाई। तो when toaster is connected to 230 वोल्ट सप्लाई, द करंट सेटल्स, जो करंट बना वहां पे वो 2.68 एम्पियर बना। तो इससे न्यू रेजिस्टेंस डेवलप होगा R2, विच इज V अपॉन I। V is 230, दिस इज 2.68 है। 3 लेके करने का फायदा है? अप्रोक्सीमेशन करना है तो भाई 240 और 3 ले ले फिर तो, जब ले ही रही है तो 80 बना ले, फिर उसको 75 ही ले लियो, लेकिन ज्यादा हो जाएगा। 80 ओम, बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन डाटा है भाई, लगभग 75। देख लीजिए सर, एक्चुअली ना पता है क्या, यहां नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक बात बताता हूं आपको, एक सेकंड, इसमें एग्जैक्ट डाटा लेना चाहिए क्योंकि इसमें ना ये वैसी अलॉय है, अलॉय में ना टेम्परेचर बढ़ाने में रेजिस्टेंस पे ज्यादा चेंज नहीं आता, तो हमें ज्यादा छेड़छाड़ डाटा से रहन देते हैं, क्योंकि आंसर बिल्कुल, मैं क्या करता हूं इसको कैलकुलेट ना करना पड़े, 2 जीरो ऐसे लगा के छोड़ देता हूं, बाद में देखते हैं। ठीक है, अपने क्या था, अल्फा की वैल्यू, अल्फा दिया 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। अब हमने फॉर्मूला भी सीखा था, R2 इज इक्वल टू R1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अब R2 बाई R1, 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, या R2 माइनस R1, अल्फा वाला डालना है अल्फा वाला डाल लो। R2 बाई R1 2300 और R1 लगभग 75.3, 75 ले लूंगा सिर्फ। 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। अब 1 इधर लेके जाते हैं, 2300 माइनस 1, 268 इंटू 75। अब बेटर है कि हम R2 बाय R1 इसको, ये लगभग आपने, ये कितना बता रहे थे आप लोग, कितना आ रहा था, 85 के आसपास ले लिए। क्योंकि ऊपर डाटा ज्यादा ज्यादा मैसिव लग रहा है, तो भाई इसको फ्रैक्शन में ही डाल ही दो, 85 ही डालो, बड़ा सा वैल्यू लग रहा है ना, बाद में दिक्कत ना करे, तो 85 वैल्यू डाल दीजिए। 85 R1 75, तो 85 बाई 75 माइनस 1 लगभग आ जाएगा 10/75 अल्फा डेल्टा थीटा आ जाएगा। तो 5 2 जा 10, 2/50, 2/15 हो गया। 2/15 कितना होगा, 0.1, 0.13, 0.13 के आसपास। हम्म। अब अल्फा अपने आप पे बहुत छोटा है, अल्फा की वैल्यू नीचे डाल देंगे, अल्फा इज 1.7 इंटू 10⁻⁴, तो अल्फा नीचे जाएगा। अब अल्फा इज 1.7 इंटू 10⁻⁴ डेल्टा थीटा, बाद में देखते हैं। अब 10⁴ ऊपर चले जाएगा, और ये 13 17 अगर कर दे, तो एक 10 नीचे आ जाएगा, तो 30/70 डेल्टा थीटा हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब 1300/17, हाँ 0.7 कैसे, तो 13/17 कर रहा है, कह रहा है 13/17 कर रहा है, 13/17 कितना कह रहा है, 0.7, 0.7 समथिंग, एक एक डेसिमल और बता दो।
एक जीरो तो इसका कट जाएगा 1.7 का, दो जीरो का एक कर दिया, इंटू 10⁻³ बात ना करे भाई। अब लगभग ये आएगा आपका 760, कितना आएगा? डेल्टा थीटा 760 आ गया, जगह नहीं बच रही। वहां से डेल्टा थीटा का लास्ट पार्ट इधर कर रहा हूं, सॉरी यार। डेल्टा थीटा 760 विच इज T2 माइनस T1। T1 कितना है? 300। तो लगभग T2 कितना हो जाएगा? एक 1060 केल्विन, 1060। अब आंसर जो लगभग बुक के अंदर आ रहा है वो डिग्री में आ रहा है 847 डिग्री। कितना आ रहा है? इसमें से 273 माइनस करो, कितना आएगा लगभग? कितना? 827। कितना? 787। तो लगभग आंसर, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन कर दिया तो थोड़ा बदलाव हो गया, वैसे एग्जैक्ट आंसर डिग्री में जो है वो 847 है। लेकिन कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेशन यहां पे लिया। तो यहां पे देख लीजिए, दिस इज योर R1, दिस इज योर T1, फिर यहां किया, फिर यहां से आप यहां आए हो, याद रखना, लिख लीजिए सारे। तो लगभग 800 आंसर जिसका होगा, अगर आया है तो सही है। वैल्यू तो डाली है खैर इस बच्चे ने। कौन है? डाली तो है यार, सही। वैल्यू तो सही लगेगा। ये वैल्यू आपने लेफ्ट हैंड साइड में नहीं डाली, बस एक गड़बड़ करी। कौन है? नाम में नहीं लिखा, लेफ्ट वाली वैल्यू जो हमने निकाली है, वहां से ये पता चलता आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। यहां पे भी गलती है। थोड़ा कोशिश तो की है, लेकिन फॉर्मूला गलत लिख दिया एंड में, बहुत छोटी छोटी गलती है। 77 ले लिया। बहुत मेजर आ जाएगा ना 77, अगर तू लेगा तो बहुत बड़ा पंगा बन रहा है, बहुत बड़ा पंगा। लीजिए भाई, पूरा गलत है, फॉर्मूला सही। गलती बहुत बड़ी है इसमें शुभम। आर तो डाला ही नहीं आपने, डेल्टा थीटा पे सब गलत डाल रहे हो इसमें क्वेश्चन, क्योंकि R2 - 270 27 कुछ लिखा है आपने। बहुत गलती है, आर तो हमने निकाल लिया है ना। आर आपने नहीं निकाला, तो फिर टेम्परेचर को भी R2 लिख रहे हो क्या? टेम्परेचर को भी शायद R2 लिख रहे हो शायद आप। देखना अभी, देखो पता लगेगा। बाकी लोग करते रहना, अभी तक परफेक्ट जो है जोहान का दिखा है भाई। और जोहान के बाद किसकी कॉपी थी? हाँ, फिर तो कैलकुलेशन की है ना आपने। ये भी काफी हद तक सही आंसर है भाई, काफी हद तक वेल डन। क्योंकि डेल्टा, ये लड़के ने सही लाया, क्योंकि डेल्टा थीटा को बाद में मैं भी T2 - T1 पुट करता, आप भी करते, अच्छा गया। ये भी कोशिश बहुत अच्छी हुई प्रियश की, वेरी गुड। डेल्टा थीटा पता नहीं अब बाद में आप डालते नहीं डालते, लेकिन आपने काफी हद, हाँ, काफी हद तक आपने कोशिश पूरी लगाई है, वेरी गुड यार, वेरी गुड। यहाँ पे आर की वैल्यू नहीं डाली बस इस बच्चे ने, बाकी बहुत सही जा रहा था। ये भी कौन है? क्वेश्चन में डाली, साइड में निकाली है, यहां नहीं डाली। देखो। अच्छा, ये कौन है? ये भी काफी हद तक सही किया। नहीं, इनका ही। यहीं पे 230/2, अच्छा, वेल डन। काफी हद तक बिल्कुल सही, वैल्यू पुटिंग बिल्कुल परफेक्ट। सही, वैल्यू पुटिंग सही।
T2 माइनस T1 में T2 बड़ा है ना, वो गड़बड़। जोहान को दे दो यार, एक प्रियश, प्रियश। ये अनन्या को दीजिए पीछे, इनको दीजिए। अर्नब, अच्छा पुट किया, इनको दीजिए। ठीक है, बस। ठीक है ना। हम्म। नहीं यार, आंसर तो सही नहीं होगा, वो तो अप्रोक्सीमेशन में आंसर। अब क्या होता है, इसका डाटा क्या है, यहां पे देखो, यहां पे अप्रोक्सीमेशन लेने के लिए शुरू में ही मैं मना करने की कोशिश कर रहा था। जब इलेक्ट्रोस्टैट्स का आप डाटा देखते हो तो वो ऑर्डर पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, 10 टू द पावर में इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। अब एग्जैक्ट वैल्यू 800 के आसपास तो चाहिए, 820 830 जो माना जाए। क्योंकि आप ये देखिए, 4 मिनट के अंदर सिर्फ वैल्यू पुट करिए आपने, जिन्हों को चॉकलेट मिली है 4 मिनट पे। तो आप इस क्वेश्चन में तो इस हिसाब से 10 से 12 मिनट लोग, 10 से 12 मिनट गए तो पेपर में दूसरा क्वेश्चन तो छोड़ दिया आपने। 4 मिनट पे सिर्फ वैल्यू पुट करिए आपने। अब 4 मिनट पे अगर तू एग्जैक्ट क्वेश्चन करेगा, अगर अगर बच्चे को टाइम लग रहा है तो 15 मिनट पे करेगा फिर क्वेश्चन, 15 मिनट में पेपर छूट जाएगा। इससे बढ़िया तो अप्रोक्सीमेशन लेना ही सही रहेगा, अगर आ ही गया। क्या है, हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, तो आप अपना डाटा लो, फिर मेरी तो आ गई, आप निकाल के दिखा दो। सही, वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, या आप आंसर पुट करने से अच्छा आंसर निकाल लो ना। 4 मिनट पे आंसर पुट ही हो रहा है, इससे बढ़िया निकाल लेते। वही, वो सुनना नहीं है। आप बिना अप्रोक्स अगर करोगे तो आप फंस भी तो रहे हो, आपसे आंसर निकल नहीं रहा, या तो आप निकाल के दिखाओ। अप्रोक्सीमेशन किसके लिए, उन बच्चों के लिए जिनको कैलकुलेशन देख के थोड़ी घबराहट होती है। वहां थोड़ा राउंड राउंड ऑफ करना, लेकिन बहुत सेंसिबली करना होता है, कि राउंड ऑफ इतना बड़ा राउंड ऑफ नहीं कर सकते आपकी, बिल्कुल खत्म कर दो डाटा। और राउंड ऑफ से आंसर बहुत क्लोज आता है, यहां पे क्लोज नहीं आ रहा है क्योंकि यहां पे ऑर्डर का गेम नहीं है, यहां पे एग्जैक्ट वैल्यू, नहीं तो आंसर हमारे अप्रोक्सीमेशन में बहुत क्लोज आ जाते हैं। हाँ 2 पॉइंट, हाँ वही है। 2.68 को 2.5 लेते हैं, वहां पे 75 लेते तो शायद हमारा वैल्यू ज्यादा सही बन, शायद इतना तो नहीं आता, कुछ तो बात बन जाती है। 400 का आ रहा है ना, मेरा तो 1000 का ही आ गया। मैं तो अपने से ही हैरान हूँ। एक्चुअली मैंने पता नहीं कहाँ राउंड ऑफ तुम्हारी बातों में आ गई। तो कैलविन में भी तो मेरा नहीं आ रहा ना, मेरा 100, इसमें 270, ये माइनस भी करूंगा तो 7 आ रहा है। तो भाई 847 आंसर है एग्जैक्ट। हाँ 847 आंसर, 820 भी आता तो ठीक था। लेकिन भाई वे, इस क्वेश्चन को वैल्यू तो नहीं दूंगा, अगर 15 मिनट लगा के कैलकुलेशन कर रहे हो तो 15 मिनट पे तो क्वेश्चन पेपर ही छूट जाएगा हमारा, 15 मिनट का थोड़ी है क्वेश्चन फिर। आप ये तो समझो भी, थोड़े 15 मिनट पे क्वेश्चन करेंगे तो दो क्वेश्चन छूट भी तो रहे हैं यार। पॉइंट तो समझो, दो छोड़ने थोड़ी है। चलिए भैया आगे बढ़े, लिख लिया, खींच के लिखो यार, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाना। उसका भी तो सही था यार, बताया क्यों नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ कोई छोड़ दिया मैंने यार, और मैं वो सोच ही रहा था कोई छोड़ दिया मैंने। उसने भी बहुत अच्छा दिया, तूने, उसने, कुछ लोगों ने आंसर का वैल्यू पुट सही करा भाई, यानी कि उनको पता चल रहा था कहाँ क्या डालना, बाकी लोग नहीं की। हाँ? चलो भाई बढ़ने दो, छोटा सा टॉपिक पढ़ लो।
आइए जी, आज छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, प्लीज देख लीजिए। जब भी कोई कंडक्टर होता है, जब तक उस पे बैटरी नहीं लगाई गई, वायर में कोई वायर बाजार से खरीद के आए, नहीं लगाई, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है? और कमाल की बात है कि वो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड आप मानो कितनी जबरदस्त है, 10⁵ टू 10⁶। और वो जो स्पीड है वो टेम्परेचर की वजह से, किसकी वजह से? दैट इज कॉल्ड थर्मल स्पीड। लेकिन कोई काम की नहीं है वो स्पीड। स्पीड बहुत है, स्पीड है, इतनी ज्यादा है, लेकिन क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन स्पीड इतनी ज्यादा है, रैंडम डायरेक्शन में घूम रहे हैं। क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को करंट बनाने के लिए एक एंड से दूसरे एंड में सीधा सीधा जाना पड़ेगा, तब करंट बनेगा। लेकिन जो थर्मल वेलोसिटी है, वो इलेक्ट्रॉन को सीधा नहीं जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन इज लाइक आजाद। जैसे आप, अब मान लो आप आजाद हो, एक दिन मिल जाए तो आप कहीं पे भी भागोगे, या चलो वहां चलते घूमने, वहां चलते, मतलब कहीं पे भी। लेकिन अब आपको एक प्रॉपर एक तरीका हो कि भाई यहां से फ्लाइट टिकट बुक करो, इंडिया टू बाली समथिंग, ठीक है? तो वहां से आप फ्लाइट पे गए, गोवा गए, चलो गोवा, तो इंडिया टू गोवा आपका प्लान बना, तो आपकी डेस्टिनेशन फिक्स हो गई कि भाई इंडिया पे हो आप। नहीं, इंडिया पे, गोवा भी इंडिया पे। सॉरी, आप दिल्ली पे हो, दिल्ली से गोवा जा रहे हो, ठीक है, सॉरी यार। आप दिल्ली से गोवा जा रहे हो, अब आपने दिल्ली से गोवा जाना है, आपने फिक्स करा, फ्लाइट गया, एक जगह से दूसरी जगह, प्लान शॉर्टेड है, क्योंकि वो प्लान पेरेंट्स ने बनाया। वो शॉर्ट हो गया क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पेरेंट्स है। अब प्लान शॉर्ट हो गया, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है। और प्रॉब्लम यह है कि थर्मल स्पीड का क्या है, एक सेकंड, थर्मल स्पीड का क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब इतनी तेजी से दौड़ रहा है, उसके पास एनर्जी इतनी ज्यादा है, तो वो कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कर, करंट नहीं कर पा रहा, वो करंट नहीं बना सकता, क्योंकि कोई ऐसे घूम रहे, कोई ऐसे घूम रहे, कोई ऐसे घूम रहे, कोई ऐसे। तो उनका नेट कंट्रीब्यूशन क्या है? जीरो। बैटरी क्या देती है उनको? दिशा देती है। क्या देती है? डायरेक्शन, जो कि आपको भी चाहिए, ठीक है? इन इलेक्ट्रॉन्स, in conductors, free electrons move randomly in a zigzag manner with thermal speed of the order 10⁵ to 10⁶. At, क्या भाई, at room temperature, in any portion of the conductor, the flow of electron is so oriented that the average thermal velocity of total number of free electron in conductor is zero. एवरेज क्या हो जाता है उनका? जीरो। तो अगर उनका एवरेज जीरो हो जाता है तो करंट कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता। लेकिन उनकी एवरेज थर्मल स्पीड कितनी तगड़ी होती है, आप ये सोचो। होती बहुत तेज है, स्पीड ऑफ लाइट से 100 ही तो कम है, स्पीड ऑफ लाइट 10⁸ है। इलेक्ट्रॉन हल्का भी बहुत होता है शायद। Hence electric field in the conductor in the absence of electric field, electric current in a conductor in the absence of electric, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक नहीं है तो कंडक्टर कंडक्ट नहीं कर सकता। मतलब वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, लेकिन करंट कंडक्ट नहीं करेगा, अपने आप वायर बल्ब नहीं जला सकता जब तक वायर को बैटरी नहीं मिलेगी, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा तब तक। अब जैसे ही आप देखिए सारे के सारे कि उनको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, अब ये बैटरी लगा दी, अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जैसे भी जा रहे हैं, अब पकड़ना बात को, इलेक्ट्रॉन पहले रैंडमली घूम रहे थे मस्त, कोई इधर कोई इधर, कोई ऐसे कोई ऐसे, और जैसे ही बैटरी लगी तो इलेक्ट्रॉन ने, सारे लोगों ने जैसे ही कहीं भी जा रहे, उनकी डायरेक्शन क्या हो गई? पॉजिटिव की तरफ। क्या हो गई? कैसे भी जा रहे, पहले कंडक्टर कहीं भी घूम रहे। ऐसे ले लो यार, स्कूल में क्लास में बैठे हो और कहीं पे बैठे हो, ऐसे वैसे कैसे भी, और अचानक से प्रिंसिपल मैम घुस जाएंगे, तो सारे अपना शॉर्ट हो जाओगे, नहीं तो शॉर्ट हो जाओगे, ठीक है? तो इसमें से कुछ, तो यहां पे यही हुआ, इलेक्ट्रॉन जैसे ही बैटरी घूमी, अब इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस पे आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड के, किसके? क्योंकि बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया और पोटेंशियल डिफरेंस से उनको सबको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन को धक्का लगा, फोर्स। क्या लगा? फोर्स। फोर्स लगा और सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे चलने लग गए, और उनको एक दिशा मिल गई। क्या मिल गई? डायरेक्शन। और वो डायरेक्शन मिलने की वजह से करंट आ गई। क्या आ गई? करंट। ठीक है, बहुत बेकार बच्चे, ठीक। तो यहां पे आप देखिए, प्लीज प्लीज, यहां पे आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन को जब बैटरी मिलती है, बैटरी यहां पे मिलती है,
और सारे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पॉजिटिव इधर है, सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करने लग जाते हैं, पहले कहीं पे भी घूम रहे इधर, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे और करंट ऐसे बन जाए। इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आते हैं, किसके इन्फ्लुएंस में आते हैं, तो उनकी थर्मल स्पीड उस टाइम काउंट नहीं होती, उनके पास एक नई स्पीड आती है, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड। क्या आती है, और वो ड्रिफ्ट करते हैं, महसूस करो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मिला उन्होंने ड्रिफ्ट करा और वो बैटरी की तरफ जाने लगे, बैटरी जहां उन्हें पुश कर रहा। जस्ट लाइक कार, कार से आप ड्रिफ्ट फील करते हो, आपने ड्रिफ्ट वाली मूवीज बहुत देखी होंगी, ठीक है, तो वही ड्रिफ्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन कैसे भी जा रहा है, अब ऐसे ही उसने ब्रेक मारा वापस इस तरफ, तो सारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और एक अपनी स्पीड बनाते हैं, सबके पास एक स्पीड आ जाती है, दैट इज ड्रिफ्ट स्पीड। कौन सी आती है, तो यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू आती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के वो क्या ट्रेवल करते हैं, अपोजिट। यहां पे देखिए सारे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होती है, और इलेक्ट्रॉन सारे अपोजिट मूव करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर जाएगा। अब जितने भी आप ये देखते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे ड्रिफ्ट होंगे किस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक। तो सारे सारे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है, सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उन पे फोर्स भी लग रहा है फिजिकल टू माइनस ई। ये तो हमने बहुत बार डिस्कस किया, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्शन अपोजिट होगी, फोर्स इलेक्ट्रॉन इधर। और आप जो वेलोसिटी निकालने वाले हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो सबकी एवरेज निकालोगे, सबकी क्या निकालोगे, सबकी एवरेज वेलोसिटी। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उन सबका हम लोग क्या काउंट करेंगे, एवरेज। सबकी एवरेज, सबकी इंडिविजुअल थर्मल वेलोसिटी है 10⁴ टू 10⁵, लेकिन सबकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या है, 0। एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या है, तो आप सबकी एवरेज ड्रिफ्ट निकालोगे, अभी ड्रिफ्ट स्पीड भी सबकी एवरेज ही होगी। यहां पे देख लीजिए सर, तो यहां तक पढ़ लेना फिर यार।